नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। PCC प्रभारी PL पुनिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि निगम मंडल और बोर्ड में नियुक्ति वरिष्ठ नेताओं के साथ जो विधानसभा के दावेदार थे केवल उन्हीं की ही होगी। वहीं ब्लॉक बूथ स्तर के नेताओं की नियुक्ति जिला संगठन और कई समितियों में की जाएगी। PL पुनिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर आए थे और कांग्रेस समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक उन्होंने ली और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सत्ता और संगठन के बीच बेहतर सामंजस्य की बात कही गई है। सर, निगम मंडल में इस बार क्या क्राइटेरिया रखा है? पिछली नियुक्ति में आप लोगों ने जो है वरिष्ठों को जगह दी है, इस बार कोई क्राइटेरिया जैसे आप कुछ बता रहे हैं? जो मंडल निगम का केवल उनके लिए है, वरिष्ठ लोगों के लिए जो मुख्यतः असेंबली लेवल पे टिकट के दावेदार थे, जिन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया, जगह जगह पर जाके धरना प्रदर्शन में आंदोलन में भाग लिया, जो पार्टी के काम में जुटे रहे, दिन रात सुबह शाम हमेशा जुटे रहे, ऐसे लोगों को मौका मिलेगा। बाकी छोटे स्तर पर जो ब्लॉक लेवल के हैं, जो बूथ लेवल के हैं, जो सभासद स्तर के हैं, तो उनके लिए अन्य साधन हैं। वो पार्टी में उनको जिले कमेटी में रखा जा सकता है, प्रदेश कमेटी में रखा जा सकता है और जो नियुक्तियां जिले स्तर पर होती हैं उन पर नियुक्ति की जा सकती है। तो इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से हमने एक मानक के रूप में बताया कि इस तरह से फॉलो हो और लोगों को बताएं भी। कोई आता है तो उनको समझाएं कि ये नियुक्तियाँ सिर्फ ऐसे लोगों के लिए हैं, बाकी ये नहीं है कि जो आए उसको बांट दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2023 का चुनाव एक बार फिर से जो है कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। इससे पहले की जो है कांग्रेस में जो है एक समन्वय स्थापित किया जाना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो है सरकार क्या क्या काम कर रही है उसकी भी जानकारी जो है जनता तक पहुँचानी है। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि निगम मंडल में जो नियुक्तियाँ होनी है वो केवल जो है जो विधानसभा में दावेदार थे और जिन्हें टिकट नहीं मिल पाई उन्हीं लोगों को मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी जब दूसरी लिस्ट आएगी तो किन किन नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। बढ़ेंगे आगे। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में आयोजित 1 दिवसीय मानस महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मानस महोत्सव में 1000 से अधिक मानस मंडली और बड़ी संख्या में मानस मर्मज्ञ शामिल हुए हैं। मंचीय कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां राम वनगमन पथ परियोजना का अवलोकन भी किया। शिवरी नारायण में 35 करोड़ की स्वीकृति मिली है, जिसके तहत 4 फेज में विकास कार्य किए जाएंगे। इससे पहले CM ने भगवान नर नारायण मंदिर का दर्शन किया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शिवरी नारायण में हर साल 3 दिनों तक प्रदेश स्तरीय रामायण महोत्सव आयोजित होगा। इस दौरान शिवरी नारायण में 30 बिस्तर के अस्पताल की घोषणा स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से कहा कि राम राज तभी होगा जब समानता होगी। CM ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि गौ सेवा तो कांग्रेस की सरकार कर रही है, बीजेपी धर्म की आड़ में वोट लेना चाहती है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री TS सिंहदेव, जयसिंह अग्रवाल, अमरजीत भगत, शिव डहरिया, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास के साथ ही कई नेता और विधायक मौजूद रहे। 3 दिवसीय रामायण मेला का आयोजन किया जाएगा और यहाँ 30 बिस्तर अस्पताल भी खोला जाएगा और शिवरी नारायण के साथ साथ खरौद को भी विकास किया जाएगा, क्योंकि वहाँ भी खरौद में भी माता सबरी का मंदिर है और भी लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, तो सबको भी उसी प्रकार से विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में किसानों को कोई समस्या नहीं होगी। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए सभी केंद्रों में टोकन मिलना शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि किसान सुव्यवस्थित तरीके से टोकन प्राप्त कर रहे हैं। 27 नवंबर से किसानों को टोकन मिलना प्रारंभ हो गया है। कई जगहों पर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से किसानों को टोकन की पर्ची नहीं मिल पाई थी। वहीं इस साल छत्तीसगढ़ सरकार 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान 2151 धान खरीदी केंद्रों से खरीदेगी। सभी जगह टोकन मिलना शुरू हो गया। किसानों के पास किसान व्यवस्थित ढंग से अपने टोकन ले रहे हैं और 1 तारीख को सभी केंद्रों में धान खरीदी शुरू होगी।
भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों ये आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में धान का रकबा कम हो गया है। राज्य सरकार ने इसी से संबंधित एक आंकड़ा अब जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में धान का रकबा इस वर्ष बढ़ा है। इसके साथ ही किसानों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भाजपा के झूठे आरोपों की पोल खुल गई है। मंत्री चौबे ने कहा कि इस साल 21,29,000 किसान धान बेचेंगे। वहीं धान का पंजीकृत रकबा 27.59 लाख हेक्टेयर हो चुका है। इस साल धान रकबे में 3,32,838 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मंत्री चौबे ने कहा कि वर्ष 2017-18 में बीजेपी की सरकार ने समर्थन मूल्य पर 56.85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी। पिछले 2 सालों में धान खरीदी का ये आंकड़ा 83.94 लाख मीट्रिक टन पहुंच चुका है। वहीं बीते वर्ष 2019-20 में राज्य में 94.2% किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा था। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू का कहना है कि राज्य सरकार का आंकड़ा विसंगति से भरा है। सरकार मक्के और गन्ने के रकबे को धान के रकबे में बदल रही है। इस बार 27,59,000 हेक्टेयर का पंजीयन हुआ है। पिछले बार 19.5 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकृत किया था। इस बार 21,56,000 किसानों का पंजीयन हुआ है। राज्य सरकार ने जो आंकड़े जारी किया है धान खरीदी के संदर्भ में और उनके जो दावे हैं वो कहीं न कहीं विसंगतिपूर्ण नजर आ रहा है, क्योंकि गत वर्ष भी यही आंकड़े जारी हुए थे। बलरामपुर जिले के सनावर क्षेत्र में लगातार हो रहे रेत उत्खनन पर सांसद रामविचार नेताम ने विरोध किया है। इन इलाकों में पांगन नदी से कई जगहों पर रेत उत्खनन की शिकायत ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। रेत उत्खनन में ठेकेदार मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे मजदूरों को बिल्कुल काम नहीं मिल पा रहा। सांसद रामविचार नेताम ने ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 3 ग्राम पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों के साथ विरोध प्रदर्शन किया और जिन रास्तों से ट्रकों में रेत का परिवहन हो रहा था उन रास्तों पर पौधारोपण कर दिया। नेताम ने कहा कि मजदूरों को काम मिलना चाहिए और मशीनों का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां लीज स्वीकृत हुई है वहां से रेत का उत्खनन हो और अवैध उत्खनन पर सरकार कार्रवाई करे। जिनका वैध तरीके से किसी का अगर लीज है तो जो लीज का क्षेत्र है उस क्षेत्र में बालू का ढुलाई करें, लेकिन कोई मशीनों से लोड नहीं होगा। सुकमा के ताड़मेटला में नक्सलियों ने 2 आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालीराव शहीद हो गए। इस ब्लास्ट में 9 जवान भी घायल हुए हैं। वहीं रायपुर के अलग अलग अस्पतालों में घायल जवानों का इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने ब्लास्ट के साथ एम्बुश लगाया था, जिसका सीआरपीएफ कोबरा 206 बटालियन के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। इस दौरान नक्सली यहां से भाग खड़े हुए। वहीं IBC 24 ने ग्राउंड जीरो पहुंचकर घटनास्थल की तस्वीरें हासिल की, जहां हमले के कई निशान भी मौजूद हैं। ब्लास्ट में शहीद हुए असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालीराव के पार्थिव देह को रायपुर के माना 4थी बटालियन परेड ग्राउंड लाया गया, जहां उन्हें अंतिम सलामी दी गई। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक विकास उपाध्याय सहित कई अधिकारियों ने यहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भालीराव नासिक के रहने वाले थे। वहीं सलामी के बाद उनकी पार्थिव देह को उनके गृह ग्राम रवाना किया गया। इधर सीएम भूपेश बघेल ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने जवान की शहादत को सलाम किया और सीएम ने ट्वीट कर ये लिखा कि सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट में हमारे एक वीर जवान शहीद हुए हैं। 9 वीर जवानों के घायल होने का दुखद समाचार मिला। इस दुखद घड़ी में हम सब वीर जवानों के परिवार के साथ खड़े हैं। ईश्वर शक्ति दे। वहीं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। इसके साथ ही राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी शहादत को नमन किया और शहीद के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने घटना पर दुख जताया और घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। कौशिक ने कहा कि नक्सलवाद से निपटने में प्रदेश सरकार नाकाम है। पार्टी यानी कि अंदरूनी क्षेत्र में था तो वो नक्सलियों द्वारा आईडी ब्लास्ट किया गया। चिंतन नाम निकाल करके हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गया था। उसमें से एक असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालीराव जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे वो शहीद हो गए हैं। बाकी की हालत अभी सामान्य है। आईडी ब्लास्ट में
ये पता करना बाकी है कि ये एंटी पर्सनल माइन थी कि ये ट्रिगर ऑपरेशन था। तो उसकी जांच अधिकारी आज जाएंगे जब सुबह दिन में, तो उनको मैंने कहा है आईजी बस्तर को देखने के लिए। वरिष्ठ अधिकारी सभी कल मौके पर बुरकापाल जाएंगे, अभी घायलों को देखेंगे। जो अभियान लगातार 2 सालों से 22 महीने से चला रहे हैं, जिसके परिणाम के कारण सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए हैं, गिरफ्तार किए हैं और मारे गए हैं। इन सब चीज़ से बौखलाहट तो प्रतीत होता है, पर 1-8% कहीं पर चूक होती है, जिसका ये परिणाम है जो आज हमको यहाँ दिखाई दिया है। तो आज शहीद जवान को सलामी दी गई। ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री ने उन्हें सलामी दी और इसके बाद उनका पार्थिव देह उनके गृहग्राम पहुंचा और IBC 24 ग्राउंड 0 पर पहुंचा और वहां जायजा लिया। बीती रात नक्सलियों के 2 ब्लास्ट में कोबरा 206 बटालियन के 9 जवान घायल हो गए, साथ ही एक असिस्टेंट कमांडेंट उसमें शहीद हो गए हैं। हम इस समय ग्राउंड 0 पर हैं, आपको दिखाएंगे किस तरीके से नक्सलियों ने यहाँ पर पेड़ के पीछे आईडी प्लांट कर रखा था, जहां जिसे जवान पहुंचे और नक्सलियों ने उसे ब्लास्ट किया, जिसमें जो 9 जवान है वो घायल हुए, एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गया। साथ ही आपको दिखाना चाहूंगा इस ओर नक्सलियों ने दूसरा आईडी, यहाँ से तकरीबन 30 मीटर की दूरी पर नक्सलियों ने दूसरा आईडी प्लांट किया हुआ था। ये वही जगह है जहां पर दूसरा ब्लास्ट नक्सलियों ने किया था। इसी ब्लास्ट से कुछ जवान घायल हुए थे। पास में उस घटनाक्रम का साक्ष्य भी मौजूद है, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर खून के धब्बे कई जगह देखने को मिल रहे हैं। साथ ही पास के ही इलाके में जो घायल जवानों का उपचार किया गया है उसके भी साक्ष्य मौजूद हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। इस इलाके में घायल जवानों को रखकर इलाज किया गया, जहां पर कुछ नीडल्स मौजूद हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। ये मौजूद है जो जवानों को लगाया गया था, घायल जवानों को, ताकि जवानों को सकुशल यहाँ से निकाला जाए। इसके बाद यहाँ से चिंतलनार जवानों को ले जाया गया घायलों को, और उसके बाद एयरलिफ्ट कर रायपुर शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें 9 जवान घायल हैं और एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए। राजा राठौर, IBC 24 ग्राउंड 0। रायपुर में पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद भी अपराधियों के मंसूबे कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। आरोपियों में कानून का डर कम होने के कारण वो अपराध करने से नहीं चूक रहे हैं, तो कुछ मामलों में ढीली कार्रवाई होने से आरोपियों को अब शह मिल रही है। शुक्रवार को कारोबारी के अपहरण की घटना इसका एक बड़ा उदाहरण है। लॉकडाउन के दौरान गोलीकांड और नशे की पार्टी आयोजित करने वाले मामले में अब तक ड्रग तस्कर संभव पारक और क्वींस क्लब के तथाकथित संचालक नमित जैन को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि ड्रग तस्कर संभव पारक ने खुद बताया था कि वो होटल क्वींस क्लब का मैनेजर है, जिसका संचालन नमित जैन करता है। वहीं कोयला चोरी कर स्टील प्लांटों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले कोयला चोर प्रीतम सिंह रंधावा उर्फ प्रीतम सरदार और सरफराज खान उर्फ बाबू खान अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। चौंकाने वाली बात यह कि पुलिस जिसको फरार बता रही है वो आरोपी सरफराज उर्फ बाबू खान खरोरा और भिलाई में शादियों में शामिल होते देखा गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। FIR करते ही गिरफ्तारी हो जाए ये सही नहीं है, तो अगर कोई गिरफ्तारी जहां विलम्ब है तो उसको हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन गिरफ्तार सभी होंगे। किसी भी अपराधी को बख्शे जाने की कोई ना तो सरकार की मंशा है ना हमारी मंशा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, जिस तरीके से प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है उसकी वजह बहुत सारी बताई जा रही है, बैठकें भी की जा रही हैं, पुलिस भी ये कह रही है कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें पकड़ा जाएगा, लेकिन लगातार IBC 24 भी सवाल उठा रहा है अपराध जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर। लेकिन इन सारे ही मामलों को देखते हुए एक चीज साफ है कि अपराधियों के मन में कानून को लेकर कोई खौफ नहीं बचा। देखिए रचना, बात तो पक्की है, क्योंकि जैसे खुद DGP बता रहे हैं कि देर से ही सही गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन थाना स्तर पे अगर आप देखेंगे तो कई मामलों में बड़ी लापरवाही लगातार जो है बढ़ती जा रही है। कल जो शुक्रवार रात को जो कारोबारी का जो अपहरण हुआ था, उस घटना की अगर जड़ पे जाएंगे तो पता लगेगा कि वो
बिल्डिंग जो है विवेक गुप्ता कारोबारी की है, वहाँ पर कब्जा करके गांजा तस्कर वहाँ से लगातार गांजा बेच रहा है। इसका खुलासा हमने खुद किया था कि वहाँ से लगातार जो है गांजा और नशे का अन्य सामान, गोलियां और अन्य चीज़ें बिक रही है। पुलिस ने 2 बार वहाँ से अरेस्टिंग किया, लेकिन परसों आप सोचिए कि वही उसी जगह पे 5 लड़के जमा थे, उन्होंने ही विवेक गुप्ता का जो है अपहरण किया। उसे अमलेश्वर ले गए, मारा, फिरौती की मांग करी। 1:30 बजे रात को अमलेश्वर विवेक गुप्ता की माताजी और बहन को जाके फिरौती की रकम पहुंचानी पड़ी। स्थानीय लोगों ने गनीमत है कि मदद की और पुलिस वहाँ पहुंच गई तो विवेक गुप्ता छूट पाए, लेकिन जड़ वही नशे का अड्डा था। इस पूरी जो कहानी के पीछे वो जो कहानी है अपहरण की, वहाँ नशे के अड्डे से ही वो शुरू हुई थी। अगर वो आज वहाँ पर वो नशे का अड्डा नहीं होता तो इतना बड़ा अपराध भी नहीं होता। दूसरा आप देखेंगे करोड़ों रुपए प्लांट को चोरी कर रहे जो चूना लगाने वाले जो प्रीतम सिंह रंधावा और दूसरा जो बाबू खान है, उसका अरेस्टिंग आज तक नहीं हो पाया। इस मामले में आप देखेंगे बोलने को 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जब आप गिनने जाएंगे तो वो ट्रक ड्राइवर है, उसका हेल्पर है, मशीन का ऑपरेटर है, जमीन का मालिक है। लेकिन इस पूरे जो गेम प्लान को जो चला रहे थे विशाखापट्टनम पोर्ट से और कोरबा की खदानों से रायपुर में लाके माल खपाने वाले प्रीतम सरदार और सरफराज खान कहीं दिखाई नहीं देते। बड़ी बात तो ये जो थाना पुलिस के पास उनकी तस्वीर तक नहीं थी, वो तस्वीर हमने उनको जो है उपलब्ध कराई है। अब इसमें नए लोगों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन इसमें चिंता की बात यह है कि जैसे क्वींस क्लब में हुआ था कि ज़्यादातर लोगों ने जो है अग्रिम जमानत लेकर शहर से बाहर चले गए थे, पुलिस पूछताछ कर ही नहीं पाई थी। आप ये कल्पना कीजिए कि प्रीतम सरदार जो इस पूरा सरगना है कोयला चोरी का, अगर वो अग्रिम जमानत के लिए प्रयास कर रहा है, अग्रिम जमानत लेके वो निकल जाता है कहीं, तो पुलिस कैसे उससे पूछताछ कर पाएगी कि इस गेम में कौन कौन है। और पूरा रायगढ़, भोपाल, छत्तीसगढ़ में जितने भी प्लांट है सबको चूना लगा रहे हैं, उसका पता कैसे चलेगा। अभी हमारे सोर्सेज से पता लग रहा है कि बिलासपुर का कोई भवनानी है, वो फाइनेंसर था, बहुत बड़ा फाइनेंसर है। इसके अलावा किसी सिंघल का नाम आ रहा है, समीर अली का नाम आ रहा है, सुनील सिंह का नाम आ रहा है। तमाम इन लोग के जो साथियों के जो क्लू है वो लगातार मिलते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है इस घटनाक्रम के मुख्य जो चोर थे, मेन मास्टरमाइंड थे, उनको ही नहीं पकड़ पाई है। तो बहुत बड़ा अपने आप में ये। और संदीप, कहीं ना कहीं वजह भी ये लगती है कि जिस तरीके से बड़े अपराधों में जिस तरीके से गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है या कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उससे कहीं ना कहीं शय मिल रही है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। रायपुर में मामूली विवाद के बाद औलिया चौक स्थित यूनियन क्लब के सामने से कारोबारी का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी ने बताया कि यूनियन क्लब के सामने प्रार्थी विवेक गुप्ता की बिल्डिंग है। शुक्रवार रात विवेक गुप्ता बिल्डिंग देखने के लिए पहुंचे। यहां सड़क पर कुछ लड़कों ने कार खड़ी कर रखी थी। विवेक ने युवकों को कार हटाने के लिए कहा, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। वहीं बहस बढ़ने पर आरोपियों ने विवेक को मारा और जबरदस्ती कार में बिठा लिया। जयस्तंभ चौक लाखीनगर होते हुए उसे अमलेश्वर लेकर गए। यहाँ एक ढाबे के पीछे ले जाकर उसे जमकर पीटा। पीड़ित के घर पर फोन कर फिरौती मंगवाई, जहां पुलिस पेट्रोलिंग की टीम पहुंची और विवेक को सकुशल बरामद कर लिया। वहीं विवेक गुप्ता ने बताया कि आरोपी उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर सार्थक डे, रितेश कुमार साहू, निखिल चंद्राकर, हर्ष शर्मा और हिमांशु को गिरफ्तार किया है। को गाड़ी के अंदर पे तलवार की और चाकू की नोक में अंदर पे बैठा दिया और शहर के प्रमुख चौराहों से लेते हुए सीधा वहां अमलेश्वर तक के ले गए, जयस्तंभ होते हुए। के बाद धार हथियार बहुत सारे थे। इन्होंने मेरे को बोला कि घर से 50,000 रुपये मंगा, अगर 50,000 रुपये नहीं मंगाएगा तो हम तेरे को नदी में यहाँ काट के फेंक देंगे। बोला 50,000 लेके आ जाओ। मैं बोली इतनी रात को तुम क्या बात करते हो? तो ये बोला मेरी जान खतरे में है। तो मैं एकदम से घबरा गई। हम रास्ता भी नहीं जानते हैं। पुल के ऊपर से उनके 2 आदमी हम लोग को रास्ता बता रहे थे कि इधर से इधर आओ, इधर से इधर आओ, खड़े थे वहाँ पे। वहाँ पर पुलिस की हमारी पेट्रोलिंग भी पहुँच गई थी। उस दौरान उसको छोड़ दिया गया और इन्होंने थाने में आकर मुकदमा दर्ज कराया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और स्विफ्ट गाड़ी को बरामद कर लिया गया। डोंगरगढ़ क्षेत्र की एक महिला को 2 बार बेचकर अलग अलग लोगों से शादी करा देने के मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने आज राजनांदगांव में कार्रवाई की समीक्षा की। किरणमयी ने कहा कि ये एक महिला से जुड़ा मामला नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे पूरा रैकेट चल रहा है। किरणमयी नायक ने कहा कि भाजपा की मंडल अध्यक्ष के अलावा भाजपा नेताओं के तार इस मामले में जुड़े हुए हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि इस मानव तस्करी में पूर्व मंत्री की संलिप्तता भी हो सकती है। वहीं किरणमयी नायक ने पूरे मामले की जांच डीजीपी से करने की मांग की है। दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने पूरे मामले के सूक्ष्मता से जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है और जल्द ही इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद की जा रही है।
इस पर मैंने बात किया है और मैंने कहा भी है कि इस पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम विद साइबर एक्सपर्ट स्ट्रांगली रखा जाए और हमको वीकली इसकी रिपोर्ट अपडेट किया जाए कि वास्तव में इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। केशकाल विधानसभा के आलमेर गांव से 18 नवंबर की सुबह 1 माह का एक बच्चा चोरी हो गया था। उसे पुलिस ने 12 दिन के बाद वहां से कुछ दूर चिंगनार से बरामद किया है। आरोपी महिला से पुलिस की पूछताछ कर रही है। वहीं बच्चा चोरी के मामले को लेकर IBC 24 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। बच्चे की चोरी करने के आरोपी पीड़ित महिला के जानने वाले हैं। वहीं आरोपी महिला पकड़े जाने के बाद भी उसे अपना बच्चा ही बता रही थी, जिसके बाद पुलिस ने ANM को बुलाकर बच्चे की बाह पर लगे टीके की पहचान करवाई। वहीं आरोपी महिला के ससुर का कहना है कि उसकी बहू को भी बच्चा हुआ था और अगर ये बच्चा नहीं है तो फिर उसका बच्चा कहाँ है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। निशाना रहा हुआ पेट में निशाना देख के मैं पहचाने मोर बेटा है कह के पुलिस में आए, पुलिस में बुलाए ना गाँव के मन लाई, दूसरा नर्स गलाई एक इसकी मुर्गत ये टीका लगाए लगभग 10-12 दिन हुई सामान खोजते रहन, कहाँ पता नहीं मिले रहा है। तो आज पता मिली चिंगनार में, हमारे परिवार वाला मन जाए रहा है तो पता मिली तो सब जाए के देखें तो पहचाने के हमारे लड़का है, बेटा है करके। बच्चा सकुशल अभी बरामद हो गया है और अभी उनके परिजनों के सुपुर्द हमने अभी नहीं किया है, अभी उनको रखा हुआ है और आगे जो भी घटनाक्रम हुआ कैसे हुआ उसकी हम पतासाजी कर रहे हैं। जो BCG का होता है ना वो थोड़ा सा उभरा टाइप का है। हाँ, तो उससे क्या पता चलता है कितने दिन का है? वो तो 1.5 महीना का हो गया अभी तो। नहीं मतलब हम लोग बोल रहे थे 12 दिन हुआ है, वो 12 दिन का बच्चा नहीं है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।